आज नीरज ने वापस उसे राधिका के लिए रोते देखा था। हाँ, नीलम सिरे से गलत नहीं थी। साहिल का प्यार राधिका के लिए सज़ा ज़रूर बना था, मगर वो गवाह भी तो था दोनों के साथ का, जिसमें वो दोनों ही एक दूजे के बिना अधूरे थे। दोनों की किस्मत कह लो या कड़िया इस तरह जुड़ी हुई थी, जैसे हर काम को अंजाम देने के लिए भगवान ने राधिका को ही चुना हो। हाँ, भले ही इसमें राधिका ने ज़्यादा दर्द सहा था, पर चैन से साहिल भी तो नहीं बैठा था। सर, स्टे स्ट्रॉन्ग, उसने हाथ रखते हुए कहा तो उसने दर्द जज्ब कर लिया और बोला, नीरज मेरी मोहब्बत है वो, कैसे समझाऊं सबको कि तकलीफ़ में वो होती है तो दर्द मुझे भी होता है, और सीधा यहाँ यहाँ होता है। वो अपने सीने पर उंगली रखकर बोला, यहाँ जहाँ किसी वक्त पत्थर हुआ करता था, इस दिल में धड़कने और जिस्म में जान वही फूंक कर गई है। कैसे बताऊं कि वो मेरी भी कुछ है, इनफैक्ट सब कुछ है। उसका गला भर्रा रहा था, उसकी कांपती आवाज़ में, लड़खड़ाते अल्फाज में, हर एहसास में राधिका को खो देने का डर बेहिसाब भरा हुआ था। अब तो वो इस अफसोस में भी डूबा जा रहा था कि वो तो उसे बता भी नहीं पाया कि वो कितना चाहता है उसे। ओ गॉड, सलामत रखना उसे मेरी चाहत बताने, जताने और जीने जितनी ज़िंदगी तो देनी ही है, वरना ये ढीठ अकड़ू मल्होत्रा अपना मामला ऊपर तक निपटाने आ पहुँचेगा। उसने आंखें मूंद कर उसी वक्त भगवान को भी अपनी बगावत का हिस्सेदार बना लिया था और आंखें बंद करके सीट से सिर टिकाकर खुद को संयत करने की भरपूर कोशिश करने लगा, क्योंकि इस वक्त में उसका संयम रखना बेहद ज़रूरी था। अब उसमें अलग ही ऊर्जा सी भर गई थी, जैसे वो उसे ढूंढ ही निकालेगा। सर, सभी सब कुछ जानते हैं और वो भी, नीरज भरी आवाज़ में बोला। उसे खुद उस दिन का कितना इंतज़ार था जब वो दोनों को एक साथ देखता। नीरज, मोहब्बत मायनों की मोहताज नहीं होती, मगर अल्फाज होते हैं। जो बातें वक्त पर नहीं कही जाती, वो तमाम लफ्ज़ अपने मायने खोकर बेमायने हो जाते हैं। नीलम से इश्क के इजहार की जितनी दरकार तुम्हें थी, उतनी या उससे भी ज़्यादा मुझे राधिका से मोहब्बत के इकरार की है। उसे बताना ज़रूरी हो गया है कि वो कौन है मेरे लिए, क्या है, कहाँ है उसकी जगह। वो उसे सोचकर ही मुस्कुराने लगा। फिर वो बात बदलते हुए बोला, तुम इंस्पेक्टर शुक्ला से बात करवाओ। नीरज ने कॉल स्पीकर पर डाल दी। जी मल्होत्रा जी, राधिका जी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस हो गई है, आपको सेंड करता हूँ। जी, आप भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचिए, उसने कहा और फ़ोन काट दिया। उसे अब हवा की रफ्तार में गाड़ी चलाकर राधिका तक पहुँचना था। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। रितिका लड़खड़ाती हुई कमरे में जा रही थी। तभी उसके घर में काम करने वाली मेड घबराती हुई आई और बोली, मैडम वो दोनों, उन्होंने। क्या बड़बड़ा रही हो? कौन दोनों? आई नीड टू स्लीप। वो हाई हील्स उतार कर हाथों में लेकर सीढ़ी चढ़ते हुए बोली, मैडम मैंने दिलावर को किसी को किडनैप करके यहाँ लाते देखा। वो जल्दी जल्दी सब बताने लगी। वाट रबिश। वो मुड़ी। जी मैम साहब, वो उसी कमरे में ले गए जहाँ वो साहब पहले से थे। अब उसका नींद का नशा उतरने लगा था और उसे याद आया कि जब वो पार्टी में थी तब उसके पास कॉल आई थी कि मेडिसिन की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी ही थी, तभी तो फ़ोन आया था। पर अब ये क्या नया नाटक है? क्या कह रही हो? अगर बकवास हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी जी मैम साहब। वो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तो मुकेश से वापस गाड़ी निकालने को बोलो। आप ये पी लीजिए। वो दौड़कर नींबू पानी ले आई। उसका नशा उतरना बेहद ज़रूरी था। उधर जहाँ पर राधिका को बंद किया गया था, वहाँ जब दरवाजे पर हरकत महसूस हुई तो दोनों ही उसी तरह हो गए जैसे उन्हें बंद किया गया था। प्रताप मल्होत्रा अध लेटे से उसी पोजीशन में लेट गए और राधिका घुटनों के बीच सिर पर लगी चोट को छिपाते हुए कराहने की एक्टिंग करने लगी। अगर वो ये ना करते तो उनकी एक गलती दोनों पर भारी पड़ सकती थी। प्लीज़ हेल्प। कौन हो आप? कहाँ लाए हो मुझे? एटलीस्ट इंसानियत तो दिखाओ, मेरे सिर से खून बह रहा है। दरवाज़ा खुलते ही वो बड़बड़ाने लगी। नौकर के दरवाज़ा खोलने के साथ ही रितिका अंदर दाखिल हुई और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद दिया। बेवकूफ़, क्या किया ये तुमने? किसे उठा लाए हो और बंद भी किया तो इस बुढ़े के साथ? दिमाग घास चलने गया है क्या तुम्हारा? वो मैडम साहब की दवाई लेने गया था, वहाँ भी वो दुकानदार बहुत मचमच कर रहा था। फिर जैसे तैसे उससे निपट कर वहाँ से निकला तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वाट? जी मैडम। फिर मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं सूझा, यहाँ दिलावर का फ़ोन भी आ रहा था। दवाई की जल्दी थी, मैंने फ़ौरन गाड़ी से निकलकर इस लड़की को देखा। यही थी मेरी जासूसी करने के लिए मेरे पीछे। फिर इसको बेहोश करके डिग्गी में डाल दिया। फिर से यहाँ दिलावर कब लाया मुझे नहीं पता। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस पागल दिलावर को बुलाओ। हालत देखो लड़की की, सिर फटा पड़ा है, कहीं मर आ गई तो तुम दोनों अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे।
आज रितिका गरजती हुई बोली। वो पहले से ही एक शख्स को बंदी बनाकर अपने पास रखे हुए थी। उसमें कम रिस्क था। जो अब ये लड़की इस हालत में उसे देखने को मिली, उसका पारा चढ़ने लगा था। वो दोनों डर से कांप रहे थे। एक तो रितिका का गुस्सा, दूसरा उस लड़की के सिर से बहता खून। उन्हें डर था कि उसे कुछ हुआ तो रितिका खुद को बचाने के लिए उन्हें जेल में डालेगी। राधिका जो अब तक सिर झुकाए बैठी थी, उसे रितिका की आवाज़ समझ में आ गई। उसका खून खौल उठा था। वो बिना पल गवाए उठी और बोली, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतनी घटिया हरकत तुम्हारी ही हो सकती है। रितिका भौचक्की खड़ी राधिका को देखती रह गई, जो इस वक्त भयानक रूप में दिख रही थी। उसके सिर से निकलता खून उसके चेहरे से होते हुए गर्दन से साड़ी में जज्ब होकर गुलाबी लिबास को लाल कर गया था। उसके बिखरे बाल और सुर्ख आंखों में वो उसे अपनी मौत लग रही थी। उधर इंस्पेक्टर शुक्ला को मोबाइल ट्रेस करने से लोकेशन मालूम हो चुकी थी और सब वहां पहुंच गए, जहां अंधेरी सुनसान जगह पर झाड़ियों में उलझी एक गाड़ी थी और उसमें बज रहा था राधिका का फ़ोन। साहिल ही उसे कॉल कर रहा था। उसके चेहरे का सुकून पल भर में लौट आया था जब उसने गाड़ी में बजता फ़ोन देखा। उसमें उम्मीद जगी थी कि राधिका उसके आसपास ही है। राधिका, वो खुश होकर गाड़ी तक पहुंचा। मिस्टर मल्होत्रा, मिस राधिका यहाँ नहीं है, शुक्ला जी ने कहा, जो ये पहले से ये गाड़ी के पास थे। डैम इट, ये कैसे हो सकता है? कहाँ गई वो कार में झांकने लगा। फिलहाल ये कहना मुश्किल है। आप काम कीजिए अपना और मुझे राधिका अभी चाहिए, दिन निकलने से पहले। वो जज्बाती हो गया था। बिहेव मिस्टर मल्होत्रा, हम अपना काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर ने कहा तो नीरज उसे संभालने लगा। तब तक उनके साथी ने कहा कि गाड़ी से कुछ दूरी पर ही दूसरी कार के निशान बने हुए दिख रहे थे, जो पथरीले रास्ते को पार करके पक्की सड़क पर जाते ही ओझल से हो गए। मतलब साफ था कि राधिका की कार के पास कोई शख्स आया था और सड़क से होते हुए उसने अपना रास्ता बदल लिया। ये आई एम श्योर वो यहीं कहीं है, साहिल यकीन के साथ बोला। तो सभी दोबारा अपनी तलाश जारी रखते हुए निकल पड़े। राधिका को अपने सामने देख रितिका अब समझ गई कि उसका यहाँ होना कितनी खतरे की बात थी, क्योंकि साहिल अपने पिता को पागलों की तरह इतने महीनों से ढूंढ रहा था। यकीनन उसने राधिका को भी सब बताया होगा और आज राधिका किस्मत के हाथों या उसके नौकरों की लापरवाही के कारण यहाँ तक कितनी आसानी से पहुँच गई थी। साहिल भी उसकी तलाश में किसी भी वक्त आ सकता था। अब उसका ख्याल ख़त्म ही होने वाला था जब तक दिलावर आ चुका था। वह हाथ जोड़ता हुआ आया। मैम साहब, मैं चुप, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए, तुम इसे यहाँ ले आए। अब इसे ढूंढने के लिए साहिल पागल हो जाएगा और उससे मैं जो चाहूँ वो करा सकूंगी। वो पल भर में बदल गई थी। भूल है तुम्हारी, तुम्हारे इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अंकल, राधिका चिल्लाई तो प्रताप अंकल सोने के नाटक से झट से जाग गए और चाकू निकालकर बाहर के दरवाजे की तरफ भागने लगे। पकड़ो उस बुढ़े को, अगर ये निकला तो तुम्हारी नौकरी के साथ जान भी जाएगी। रितिका पीछे से चिल्लाई। तब तक वो जा चुके थे। हालांकि खराब सेहत उनका ज़्यादा दूर तक साथ नहीं दे पाएगी, ये जानते हुए भी वो राधिका की कोशिश को जाया नहीं कर सकते थे और अपनी ताकत से तेज़ कदमों से भागे। दिलावर उनके पीछे था। रितिका ने राधिका का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और उसके मुंह पकड़कर बेरहमी से बोली, यू बिच, तुम्हारे प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। अब उस बुढ़े के साथ तेरी जान भी जाएगी। रिश्ते का तो लिहाज करो, वो कभी पिता समान ससुर थे तुम्हारे। राधिका उसे लानत भेजते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप। उसने उसके दोनों हाथ झटके उसी की साड़ी से बांध दिए और एक थप्पड़ रसीद कर उसे सोफे पर पटक दिया। राधिका की चोट जो कुछ ठीक ही हुई थी, अचानक लड़खड़ाने से फिर रिसने लगी। वो तड़प कर रह गई। इट्स ओवर रितिका, साहिल कभी भी यहाँ आ सकते हैं, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर लो। वो यकीन के साथ बोली, हाँ हाँ, ख्याल अच्छा है। इन्हीं ख्यालों की दुनिया में साहिल को अपना बना रखा है ना। तुम जैसी दो कौड़े की लड़की अपनी औकात भूल जाती हो। पर डोंट वरी डियर, मैं हूँ ना, मैं याद दिलाती रहूँगी तुम्हें कि मेरे रहते साहिल तुम्हारा कभी नहीं होगा, मेरा है वो। अच्छा, वो या उनका पैसा? कौन है आपकी मोहब्बत? मोहब्बत माय फुट। साहिल ही मरमिटा था मुझ पर। मेरी ही अकल घास चढ़ने गई थी जो उसको छोड़ने का ख्याल जाने किस मनहूस घड़ी मेरे जहन में आया। वो ध्रुव अगर ना आता तो मैं कुछ महीनों में उसका सब कुछ लेकर उसे रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ती। पर वो पागल, वो एक एक राज की तह खोलना शुरू कर रही थी। छी, माँ भी नहीं हो तुम, अपने ही बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ आई। तो क्या करती? मुझे सतीश से कुछ मिला ही नहीं था, बस ध्रुव के सिवा। मुझे बच्चा नहीं, कामयाबी चाहिए थी जो यहाँ मुमकिन नहीं थी। बस तभी साहिल मल्होत्रा मेरी ज़िंदगी में आया
और मुझे देखकर पागल हो गया। पहली बार में ही कमबख्त इश्क हो गया उसको। बस ये इश्क मोहब्बत ही इंसान के दुश्मन है। वो उसके पास आकर बोली, मुझे क्यों बता रही हो अपनी झूठी लव स्टोरी? तुम भी तो ये प्यार व्यार की गिरफ्त में हो ना डियर। मुझे पता चल गया था और मैंने भी उससे मोहब्बत का दिखावा कर दिया। वो पागल मेरे सपने को सच कर बैठा और मुझसे शादी ही कर ली। मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। फिर मुझे टॉप मॉडल बनना था, एब्रॉड जाकर अपनी ज़िंदगी बनानी थी, ना कि साहिल के साथ आशियाना बसाना था। ये सब मैंने साहिल के नाक के नीचे प्लान भी कर लिया। बट उसे बच्चों का भूत सवार हो गया। अगर मैं उसकी बात मानकर प्रेग्नेंट होती तो साहिल को मेरी मेडिकल रिपोर्ट से पहली प्रेगनेंसी का भी पता चलता, जिससे वो पूरी छानबीन निकलवाने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी और घर से बेदखल कर देता, जो मैं किसी हाल में नहीं कर सकती थी। तो मैंने उसे बेकार सा बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। वो टूट सा गया और अपना अकेलापन दूर करने और परिवार बनाने की चाह में आश्रम चला गया, जहाँ मैं ध्रुव से मिलने गई थी। उसे उस वक्त कुछ पता नहीं चला, पर वो तो सचमुच उसे घर पर ही उठा लाया। तभी मैंने उसे छोड़ने का फैसला सुनाया, पर तभी मेरे प्रिय ससुर जी जान गए कि ध्रुव मेरा बच्चा है, और वो ये बात साहिल को बताने ही वाले थे कि मैंने बड़ी सफाई से उन्हें यहाँ उन्हीं के पुराने आशियाने, उनके स्वर्ग में पहुँचा दिया। राधिका को तभी याद आया, साहिल ने यही बताया था कि रितिका पूछने पर यही कहती थी कि तुम्हारा बाप स्वर्ग में गया है। डैम, ये हिंट था। वो अफसोस में डूबी रह गई। बस फिर मुझे साहिल से डाइवोर्स लेना था, जिसमें आलमनी के तौर पर उसका अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकूं। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर तुम ना जाने कहां से आ गई, और आई भी तो साहिल जैसे पत्थर की मूरत को अपना बनाकर मेरी मुश्किलें खड़ी करने लगी। बाय द वे, पुरानी यादें ताज़ा हो ही रही हैं, तो ये बात भी याद दिला दूं कि वो जो तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी उसमें तुम्हारा बेस्ट बड़ी भरत था मेरे साथ, पर तुम बच गई। उसके कहने के साथ ही राधिका को याद आने लगा कि साहिल ने कितनी सफाई से ये बात छुपा ली थी। वो कभी जान ही नहीं पाई कि उसका दुश्मन कौन होगा, जिसने उसे किडनैप किया होगा। उसके चेहरे पर हैरत देखकर रितिका उसके पास आकर बोली, नहीं नहीं, अभी और भी है। फिर दूसरा हमला साहिल को गोली लगने वाली थी, पर तुम आ गई। क्या पर वो गोली साहिल के लिए थी? तभी मैं, नो, ये भी मेरे प्लान का हिस्सा था। बहुत शौक है ना बीच में आने का। तो अब तुम्हें ज़िंदगी और मौत के बीच ना झुलाया तो मैं रितिका नहीं। रितिका की काली करतूतों के खुलते किस्से सुनकर राधिका सन रह गई थी। ये क्या औरत थी जिसे किसी शख्स, किसी रिश्ते, किसी की भी परवाह नहीं, बस अंधी है अपने आप में, जिसकी मंजिल खुद उसे मालूम नहीं कि उसे चाहिए क्या और उसे आखिर में हासिल क्या होगा। साहिल की ज़िंदगी में जाने वाले हर शख्स को निशाना बनाया है उसने। उसका दिल ही सहम गया ये सोचकर कि कभी वो भी उसके निशाने पर ही थी, मगर साहिल ने किसी फरिश्ते की तरह बिना कुछ बताए या जताए उसे हर तरह से सुरक्षित रखा था। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। मैं तो कहती हूँ जहर है ऐसे लोगों, ऐसे रिश्ते जो इंसानों को नहीं कागज़ के टुकड़ों को अपनी ज़िंदगी मानते हैं। बेहतरीन फैसला था साहिल का, जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ही निकाल फेंका। वो उसे उसकी करतूतों के लिए बार बार धिक्कार रही थी, पर वो अब तक बेअसर हो चुकी थी। गुड, अच्छी समझ है इंसानों की। जहर तो मैं हूँ, बाय माइंड का हो या फिर बाय बॉडी, सबसे, और अब तुम्हारे लिए भी जहर ही साबित हूँ। वो जहर जो तुम्हारी मौत का जिम्मेदार होगा। ट्रस्ट मी, मेरे हाथों ही मरोगी तुम। रितिका ने इतना कहकर अपने पर्स से पिस्टल निकाल ली। राधिका की आंखें हैरत से फैल गई। रितिका मौत के मंजर देखने और साहिल से बिछड़ने के ख्याल से उसकी रूह कांप उठी थी। बस यही डर देखना था, उस दफ़ा नहीं तो अभी सही। वैसे वाट ए कोइंसिडेंस ना यार। वो कहते हैं ना, जब किसी की मौत किसी के हाथों ही लिखी होती है तो वक्त उसे वहाँ ले ही जाता है। तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही सही। वैसे मैं ये सब में बिलीव नहीं करती थी, बट लुक एट यू, नहीं तो इत्तेफाक तुम्हें यहाँ तक खुद चलाकर नहीं लाता। तुम्हारी बदकिस्मती लाई है। अब तुम्हें मरना होगा, तभी मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा जा पाऊँगी। मुझे मारने से आपको अपनी मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। साहिल उसी पल ढूंढकर आपकी जान ले लेंगे। वो यकीन की चमक आंखों में भरकर बोली, परवाह नहीं, बस तुम अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। कहकर उसने पिस्टल दरवाजे पर आते दिलावर की तरफ बढ़ा दी, जो प्रताप मल्होत्रा को साथ लेकर लौटा था। राधिका का दिल मुट्ठी में आ चुका था। वो प्रताप मल्होत्रा को बेरहमी से पकड़ कर लाया था। उनकी हालत देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी और इस बुड्ढे को जिंदा रखा मोहरा बनाने के लिए कि किसी दिन काम में लूंगी। पता नहीं था ये इस तरह काम बिगाड़ेगा। इसको भी अभी ख़त्म करना होगा। राधिका ने आव देखा ना सुना। वो उठी और अपनी साड़ी से बंधे हाथ खोलकर रितिका की तरफ झपट पड़ी
और उसके हाथों की गोली ऊपर चला दी। तब तक आवाज़ सुनकर वो सब भी उसी तरफ आ गए। इंस्पेक्टर शुक्ला अपनी टीम के साथ सबको घेरने लगे और सब इस खुफिया कमरे के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। एक ने दरवाजे पर खड़े आदमी को दबोचकर बेहोश कर दिया और दूसरा दिलावर था जो इस तरह खड़ा था जिसमें रितिका की पहचान करना मुश्किल था। साहिल और नीरज दबे पांव अंदर दाखिल हुए। कुणाल और इंस्पेक्टर शुक्ला उनके पीछे ही थे। बहुत भूल की तुम्हें ऐसे ही छोड़कर उसी दिन काम तमाम कर देना था। सारे मेरे ही फेंके गए जाल थे जिसमें से साहिल तुम्हें फंसने से बचाकर हर बार दूर ले जाता गया। बट नॉट टुडे, ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है। गुड बाय। रितिका ने अपनी बात ख़त्म करने और साहिल के पहुंचने के साथ ही गोली चला दी। वो पहले प्रताप मल्होत्रा की सीध में गोली चला रही थी मगर झटके से राधिका ने आकर अपनी बाजू पर ले ली। ए लड़की, बचाने का बहुत शौक है या खुद मरने का? तुम्हारे हिस्से की गोली बाकी है। वो बौखला गई थी। नो रितिका। साहिल तब तक वहां पहुंच चुका था और रितिका को देख चुका था। वो वहीं से चिल्लाया। तब तक वो ट्रिगर दबा चुकी थी। दूसरी गोली रफ्तार से निकलती हुई सीधे राधिका के सीने में जा लगी और राधिका साहिल को अपनी आंखों के सामने पाकर मुस्कुराती हुई निढाल सी होकर ज़मीन पर ढह गई। उसके जिस्म से खून पानी की तरह तेज़ रफ्तार से बहने लगा। कुणाल और नीरज उड़ते अल्फाजों से उसे पुकार रहे थे मगर साहिल के मुंह से ज़ोरदार चीख के साथ उसका नाम निकला था, राधिका। राधिका खून में लथपथ उसका बेजान सा जिस्म लेकर वो बदहवास सा गाड़ी की तरफ बढ़ा और राधिका को बैक सीट पर बैठाकर ड्राइव करने आ गया। तभी ख्याल आया कि राधिका को होश में रखना भी ज़रूरी है, पर वो ड्राइव नहीं करेगा तो कौन? सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। वो नीरज को कॉल करके बोला, एक आदमी भेजो फ़ौरन। सर मैं, तुम नहीं, तुम वो मामला निपटाओ। कुणाल साथ ही है। मुझे ड्राइवर चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। नीरज ने जल्दी से पास खड़े दिलावर को ही बाहर जाने को कह दिया। अपने गुनाह कुछ कम करना चाहते हो तो चुपचाप ड्राइविंग करना। क्या लगता है नमक हराम है हम? उसकी अकड़ अब भी गई नहीं थी। तब तक कुणाल ने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जमा दिया और उसकी गर्दन दबोचता हुआ आगे बढ़ा। सालों, खुद को कहाँ से वफादार कहते हो? खौफ का नाम नहीं है तुम लोगों के चेहरे पर। बाहर जो बेसुध लेटी है ना, उसकी एक एक सांस तुम्हारा इंसाफ लिखेगी। और बातें कर रहे हो हरामजादो। वो उसे धुनते हुए साहिल की गाड़ी तक ले गया। वहाँ उसका विकराल रूप देखकर ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और रंग बदलता हुआ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थैंक्स कुणाल, साहिल बोला और पिस्टल निकालकर दिलावर की कनपटी पर रखता हुआ उसका जबड़ा पकड़कर बोला, जितनी जल्दी हो सकता है चला। गाड़ी की स्पीड रुकते ही तेरी धड़कन भी रुक जाएगी। साहब वो चुप, पछताने की या अपनी बकवास सुनाने की मोहलत नहीं दे रहा तुझे। राधिका को बचाने के लिए साथ दे रहा है तू ताकि अपना गुनाह कुछ कम कर सके। अगर ये बची तो ये खुद तुझे सज़ा देगी और अगर इसे कुछ हुआ तो भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा। तो अब दोनों ऑप्शन में इसके बचने की दुआ पड़ता चल। उसने बेहद गुस्से में बंदूक का पिछला हिस्सा उसके सिर पर जोर से मारा। उसके माथे से होकर खून की लकीर उसकी दाढ़ी तक आने लगी। साहिल पीछे की सीट पर राधिका को हिफाजत से लेकर बैठ गया और उसका सिर हाथों में भरकर अपनी गोद में रखा। उसे एहसास हुआ वहाँ से भी खून बह रहा था। अरे नॉनसेंस, क्या हाल कर दिया उसने। उसका गुस्सा फूट पड़ा था। उसने हाथों से उसका सिर दबाकर खून रोकने की कोशिश की और उसके सीने पर नज़र पड़ी जहाँ से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। राधिका, आंखें खोलो, बात करो मुझसे। कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए? अपने आप को ही सब कुछ समझती हो ना, और मुझे कुछ नहीं। उठो, तुम्हें जी भर के डांटने का मन है मेरा। वो उसका चेहरा थपथपाता हुआ बोले जा रहा था। राधिका अधखुली आंखों से कुछ हरकत में आई थी जहां अपना कांपता हाथ उसकी तरफ करके कराने लगी। सर कुछ मत बोलो, बस मुझे देखो और होश में रहो। डोंट क्लोज योर आइज डैम इट। सर आपकी तलाश। तब तक आगे बैठा दिलावर पीछे मुड़ने की कोशिश कर रहा था। ए खबरदार, जो पीछे मुड़ा यहीं सारी गोलियां ठोक दूंगा, फिर तुझे भी चैन से मरने नहीं दूंगा। ये देख, उसने एक हाथ से पिस्टल तान ली। सर आपके पापा। पापा अंकल। वो दर्द में तड़पकर मुस्कुराए। साहिल सुनता ही रह गया। वो भूल ही गया था इस खुशी के बारे में जब वो राधिका को गोद में लेकर बाहर लौटा था। तब उसे एहसास तो हुआ था पर तब उसने देखा नहीं था। उसका ध्यान बेसुध राधिका पर ही था। अब जब वो इस बात की पुष्टि कर रही थी तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो हंसे या रोए। नतीजन वो दोनों काम एक साथ करने लगा। हंसते हुए रोने लगा। तुम ठीक हो जाओ, पापा कहीं नहीं जा रहे। वो आगे मिलेंगे तुम्हें। आप मिलना सर, हो सके तो ध्रुव को भी ले जाना।
क्या पता तब तक मैं वो बामुश्किल से बोल पा रही थी। चुप बिल्कुल। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। तभी उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। राधिका सॉरी सॉरी, तुम सांस लो, मेरी जान तुम्हारी सांसों में है। ये कहते हुए उसे देखते हुए उसी पल उसे बहुत सारे एहसास महसूस हुए, जैसे उसे बता दे, कस के गले लगा ले कि वो झुक गया है, उसके आगे गिर गया है उसकी मोहब्बत में। उसके लिए उतना कुछ करके अब वो ऐसे नहीं जा सकती। क्या करेगा वो उसके बिना? अपनी वीरान ज़िंदगी में क्या मायने रखने लगी है वो उसके लिए? उसके आंसू बहकर राधिका के चेहरे पर गिरने लगे। वो खून भरी उंगलियों से उसके गाल साफ करने लगी। राधिका की अधखुली आंखें फड़फड़ा रही थी और इधर साहिल का दिल अपनी जगह छोड़े जा रहा था। वो बस गुस्से के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। आगे बैठे दिलावर को बंदूक की नोक पर गाड़ी भगाने को कह रहा था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आ चुका था। साहब दरवाज़ा खोल। वो आया और दरवाज़ा खोला तो साहिल ने राधिका को हिफाजत से गोद में लिया और दिलावर को दोबारा गाड़ी में बैठने को कहा। आगे नहीं पीछे साहब। चुप, तू यहीं रहेगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती, उसने कहा और लात मारते हुए दरवाज़ा बंद करके गाड़ी लॉक कर दी। राधिका लाख कोशिश के बाद भी अब बेहोश हो चुकी थी। है वेकअप, वो उससे बात करता हुआ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया। सामने वार्ड बॉय ने देखा तो तुरंत स्ट्रेचर ले आया। सर पेशेंट को लिटाइए, डॉक्टर को बुलाओ फ़ौरन। वो उसे लेटाते हुए चिल्लाया, सर ये इमरजेंसी केस है और नाइट ड्यूटी में सर्जरी वाले डॉक्टर आज लीव पर हैं। वो कांपता हुआ बोला, आई डोंट केयर, किसी और सर्जन को बुलाओ, बस मुझे डॉक्टर चाहिए अभी इसी वक्त, वरना पूरी लीव मिलेगी उन्हें। सर कॉल द डॉक्टर। डैम। वो गर्जा तो एक नर्स राधिका को आईसीयू तक ले जाने के लिए आगे आई। उसने कहा, सर डॉक्टर आने तक फर्स्ट एड की ज़रूरत भी है पेशेंट को। वो खून में लिपटी हुई उसकी साड़ी को देखकर बोली, या प्लीज़ ध्यान रखना इसका, ज़िंदा चाहिए ये मुझे। एक अनजाना सा खौफ उसे रूह से महसूस हुआ था। उसने स्ट्रेचर से झूलता राधिका का हाथ अपने हाथों में भरा और बेतहाशा चूमता हुआ बोला, बस मरना मत, जिंदा रहना। नर्स उसे ले जा रही थी और उसके हाथों की पकड़ उसे ढीली पड़ती हुई कब छूट सी गई वो देखता रह गया। वो फ़ौरन रिसेप्शनिस्ट के पास गया और बोला, हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन को हायर करो, उन्हें कहो साहिल मल्होत्रा की ज़िंदगी का सवाल है। सर डॉक्टर गुप्ता की एब्सेंस में डॉक्टर सहगल को बुलाया है, ऑन द वे हैं वो खड़े होते हुए बोली। उसने साहिल को आते देखकर ही कॉल कर दिया था। थैंक्स। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर प्लीज़ आप रिलैक्स कीजिए। उनकी पल्स चल रही थी नहीं, चलती रहनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था। सर आप अपने साथ किसी को बुला लीजिए प्लीज़। वो उसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए डरकर बोली। उसका सफ़ेद फॉर्मल सूट राधिका के खून से रंगकर लाल हो चुका था। उसके हाथों और चेहरे पर उसका खून जम चुका था। ऊपर से उसका गुस्से में विकराल रूप देखकर वो सहम गई। साहिल ने हिम्मत से काम लिया और डॉक्टर के आने तक खुद को संभाला। तब तक नीरज भी आ चुका था और वो बदहवास सा उसके गले जा लगा। दूर हटो, मुझे कोई डिमोटिवेशन या सिंपैथी नहीं चाहिए इस वक्त। नीरज वो ठीक है और जल्दी ही सामने होगी। वो उससे ज़्यादा खुद को दिलासा दे रहा था। हाँ सर बिल्कुल। वो खुद को संभालने लगा। तब तक डॉक्टर आ चुके थे। इतनी इरेस्पॉन्सिबल हरकत कैसे कर सकते हैं आप? किसी के जीने मरने का सवाल है डॉक्टर। वो उसके आते ही बोला, आई विल ट्राई माई बेस्ट। वो इतना ही कह पाए। यू हैव टू। अगर ना हो पाए उसी वक्त सरेंडर कर दीजिएगा, मैं उसे कहीं और ले जाऊंगा। अपनी सांस उसने इंतज़ार में निकाली आपकी एब्सेंस में। डॉक्टर कुछ नहीं कह सके। वो दोषी तो थे, नाइट ड्यूटी में इमरजेंसी होती ही है, ये जानते हुए भी वो आज मौजूद नहीं थे। गनीमत थी कि राधिका अब तक जिंदा थी, वरना साहिल डॉक्टर को आज नहीं छोड़ता। सर इंस्पेक्टर शुक्ला। नो, कोई नहीं होना चाहिए अभी। वो हाथ के इशारे से मना करते हुए बोला। साहिल अपने बाप को भी नहीं। तब तक एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ उसे अपने करीब से महसूस हुई। उसने सिर उठाकर देखा। जो देखा उसके बाद उसकी आंखें बंद होना भूल चुकी थी। हैरत से उसके लब खुले ही रह गए थे। उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी। उसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। उसके सामने कमज़ोर शरीर पर शोल ओढ़े उसकी तरफ हाथ फैलाते हुए उसके पिता नज़र आ रहे थे। हाँ, उसके पिता, जिनको देखे जाने ज़माने बीत चुके थे, जिनको ढूंढने में उसने कितना वक्त लगा दिया था, मगर वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे और आज अचानक से यूं उसके सामने आ खड़े हुए, जैसे कोई सपना हो। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आया, पर नीरज ने उसके कंधों पर हाथ रखा तो वो हरकत में आया और दौड़ता हुआ किसी बच्चे की तरह प्रताप मल्होत्रा से लिपट गया। उनके सीने से यूं जा लगा जैसे वो दोबारा उससे कहीं खो न जाए। उनका बेजान हाथ भी अपने बेटे की मजबूत लेकिन फिलहाल बेजार और सिसकती पीठ पर चलने लगा
और वो भी उसके साथ ही रोने लगे। उनके चेहरे से, उनकी आंखों से आंसुओं के बहने की रफ्तार से उनके गम का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, वरना शरीर तो बयान कर रहा था कि वो सिर्फ जिंदा ही थे। उनकी ज़िंदगी तो उनकी इकलौता बेटा साहिल ही था, और अपनी ज़िंदगी से कोई शख्स विरक्त हो जाए तो उसने शेष बचता ही क्या है। नीरज ने इतने वक्त से साहिल को देखते हुए इस इंतज़ार को साथ जिया था, जिस वजह से वो भी भावुक हुए बगैर नहीं रह सका। पास खड़े कुणाल ने उसे हौसला दिया। पापा, आप ठीक है ना? वो उनसे अलग हो तो अब बेचैनी से उन्हें देखकर खुद को तसल्ली देने लगा कि उन्हें तो कहीं गोली या चोट तो नहीं लगी। मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं, देखो ये क्या हालत हो गई है आपकी। वो उनके सिर की तरफ इशारा करते हुए चेहरा छूकर बोला, जहाँ खरोंचें आई हुई थी। भागने और पकड़ने के दौरान वो चोटिल तो हुए ही थे, उनकी सांसें फूलने लगी थी। सिस्टर, वो ज़ोर से बोला, सर इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इन्हें अंदर ले जाइए। बेटा, पापा सारी बातें बाद में, मेरे लिए पहले आप और आपकी हेल्थ ज़रूरी है, उसने कहा और नर्स के साथ आगे बढ़ा दिया। आइए अंकल। वो उन्हें अपने साथ लेती हुई चली गई और नीरज को साथ जाने का कह दिया। वो राधिका की कंडीशन जानने को बेकरार था, जिस वजह से उसे वहाँ से हिलना भी सही नहीं लगा। मिस्टर मल्होत्रा, आप खुद को, वो कुणाल को आंखें बड़ी करते हुए घूरने लगा, जैसे कह रहा हो कि इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सुननी है, वरना वो अकेला ही काफ़ी है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपकी राधिका को, उसने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा और उस लफ्ज़ पर ज़्यादा जोर दिया जो फिलहाल साहिल के लिए एनर्जी से कम नहीं था। उसने सुनकर इत्मीनान से आंखें मूंद ली। काफ़ी वक्त के ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर लौटे तो उनके सादे चेहरे से और वहशत होने लगी कि कोई बुरी खबर ना लाए हों। डॉक्टर, राधिका अब कैसी है? मैं मिल सकता हूँ उससे? वो आगे आकर बोला। शीज़, उसके आधे अधूरे अल्फाजों से उसकी सांसें आधी हलक में रह गई। वो खौफजदा आंखों से पूछने लगा, शी इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग मिस्टर मल्होत्रा। वाट यू मीन? देखिए, हमने गोली तो निकाल दी है, मगर उनका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, जिससे सर्जरी भी रिस्की थी। इनफैक्ट उनके सिर पर भी काफ़ी चोटें हैं। फ़िलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। वो बेहोश हैं, बाकी उनके होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उनके धीमे शब्द साहिल की धड़कन धीमी कर रहे थे। होश में कब आएगी? 24 to 48 आवर्स तक, बाकी कहना मुश्किल है। 1 वीक 1 मंथ, वो कहकर जा चुके थे और साहिल जड़ बना रह गया। वक्त धीमी रफ्तार से मिनट और घंटों में आगे बढ़ रहा था और वो तीनों अपनी जगह से उठे नहीं थे। 24 घंटे की मोहलत ख़त्म होने की कगार पर थी, पर राधिका होश में नहीं लौटी थी। थककर साहिल रेड कलर से लिखे बड़े बड़े आईसीयू लेटर्स और कांच के पारदर्शी दरवाजे पर आंखें और सांसें टिकाए खड़ा था। जहां जाकर देखने की अब उसे इजाज़त तो मिल चुकी थी, पर वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर में उसने कदम बढ़ाते हुए दरवाज़ा अंदर धकेल दिया। नर्स उसे देखकर मॉनिटर देखते हुए बाहर निकल गई। सर, कोई इमरजेंसी हो तो आप ये प्रेस कर दीजिएगा, वो एक स्विच की तरफ इशारा करते हुए बोली। वो राधिका के बेड से लग कर ही था। उसने गर्दन हिलाई। साहिल धीमे कदमों से उसके करीब गया और पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया। पट्टियों से लिपटा उसका शरीर, हाथों में लगी ड्रिप और बंद आंखों की हालत में वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसका दिल किया कि उसे झकझोर कर उठाए और कहे कि अपने ऊल जलूल सवालों, अपनी बेतुकी हरकतों, बचकानी बातों और लड़ने के अंदाज में चाहिए वो उसे हर वक्त, हमेशा। वो उसके और नज़दीक जाकर उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोला, राधिका, पापा मिल चुके हैं तुम्हारी वजह से। ध्रुव मेरे पास है तुम्हारी वजह से, पर मैं दोनों से ही कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा ठीक होना ही अब सब कुछ ठीक करेगा। मुझे, उन्हें, हम सबको, हमें। वो आखिरी शब्द पर जोर देकर बोला। उसे राधिका के मुंह से एक दूसरे को हम सुनना बहुत पसंद था। तुम्हारे मुंह से अपने लिए वो सब सुनना है जो मुझे भी तुम्हारे लिए कहना है। उठो उठो यार, क्विक। वो उसके हाथों को पकड़कर उन पर सिर झुकाए बैठा रहा। अचानक उसे गुलाबी साड़ी में लिपटी नजर आई, जिसमें वो सही सलामत आखिरी शाम मिली थी। वो सब आखिरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वह फुसफुसाया। 70 आवर्स के बाद जब वो होश में नहीं आई, तब वो नीरज के पास जाकर रोया। उसने कहा कुछ नहीं, पर उसकी आंखों से गिरता हर आंसू राधिका के लिए उसके प्यार की गवाही दे रहा था। वो उसके कंधों से लिपटकर पहली बार इस शिद्दत से रोया था। नीरज, मुझे राधिका चाहिए। वो लंबी सांस लेकर बोला, सही सलामत चाहिए, इस ज़िंदगी के लिए ही नहीं, अपनी हर ज़िंदगी में चाहिए, इस लाइफ की तरह बीच में नहीं, लाइफ टाइम के लिए चाहिए, शुरू से आखिर तक चाहिए। पहले मुझे नहीं पता था मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए,
अब मुझे मेरी ज़िंदगी से जीने लायक ज़िंदगी चाहिए। आई लव हर सो सो मच। ये बात कहने के लिए मुझे पूरा हक चाहिए और उसके होश में आने पर ही कहनी चाहिए। मेरी चाहत है वो, मुझे हर हाल में वो चाहिए। उसे जाकर कहो कि वो मुझे ठीक चाहिए। वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। उसकी ख्वाहिश एक बच्चे की तरह खुलती जा रही थी, जिसे सब चाहिए पर उसे तो सिर्फ राधिका चाहिए थी। सर प्लीज़ आप खुलकर रो लीजिए। कितने वक्त से बिना पलक झपकते हुए आंखें देखी हैं आपकी। अपना दर्द बाहर निकालिए, खाली कीजिए अपने आप को। वो उसे कस के गले लगाकर बोला, नीरज वो ठीक है बिल्कुल, उसकी धड़कनें चलती देखी है मैंने। वो बस मुझे सता रही है जितना मैंने उसे सताया था। पर वो सताने के मामले में साहिल मल्होत्रा से जीत नहीं पाएगी। राइट, आपको कौन हरा पाया है सर? वो भी भरी आंखों से मुस्कुराया। नीरज उसे कहीं बाहर और बड़े हॉस्पिटल ले चलते हैं, यहाँ के डॉक्टर से हैंडल नहीं हो रहा होगा। वो आंसू पहुँच बोला, सर मैंने देखे हैं हॉस्पिटल के पिछले रिकॉर्ड्स। मिस्टर सहगल अच्छे सर्जन हैं, बस आप धैर्य और हिम्मत से काम लीजिए। कब तक नीरज? जब तक रितिका को उसके किए की सज़ा न मिल जाए और राधिका सुकून भरी सांस से आंखें न खोल ले। इतना कुछ कर चुकी है वो, अब वो होश में लौटे तो कम से कम उसे सब कुछ अपने ज़िम्मे लेने की ज़रूरत ना पड़े। उससे पहले आप सब संभाल कर रितिका को उसकी असली जगह पहुंचा दीजिए। नीरज ने संजीदगी से बात कह डाली थी जो वो अब तक कहना चाह रहा था। का ध्यान रितिका पर आया तो फौरन अपने पापा के पास पहुंचा और उनसे उसे उनके पल पल की खबर लेनी थी और राधिका के होश में आने तक उसे सब कुछ सही करना था। महेश काका के साथ ध्रुव भी आ चुका था। साहिल 3 दिन से घर नहीं जा पाया था, जिस वजह से वो खुद ही जिद करके उसके पास आ गया। हॉस्पिटल रूम में घुसते ही नज़र अचानक जैसे ही प्रताप जी पर पड़ी, पहले तो वो सरप्राइज हुआ, फिर उछलता कूदता उनकी तरफ भागता हुआ चला आया और डैडू कहता हुआ उनके गले से लग गया। वो अचानक ध्रुव को अपने सामने देखकर सकपका गए, फिर हैरत, खुशी और दुलार सारे मिले जुले भावों को मिलाकर उसके इर्द गिर्द बाहें डाल दी और उस नन्ही सी जान को अपने में समेट लिया। वो भावुकता में कभी उसका सिर सहलाते, कभी उसके बाल तो कभी उसे पुचकारते, अरे रे ध्रुव मेरा बच्चा कितना बड़ा दिख रहा है। पर मासूमियत अब भी चेहरे की पहचान है। वो निहार कर उसे चूमते हुए बोले, और ध्रुव बाबा का अब तक आपको दादू न कहकर डैडू बुलाना भी इनकी पहचान है बड़े साहब, महेश काका ने कहा। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा और उन्हें भी प्यार से गले लगाया। वो उनके हमेशा से खास रहे थे। उस मुश्किल घड़ी में उन्हें इनकी भी याद सताई थी कि अगर उस दिन ये साथ होते तो शायद कुछ हो सकता था। काका मैं बात करूँगा। वो आगे आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बाबा। वो हंसते हुए पीछे हट गए। डैडू बहुत मिस किया मैंने आपको, कहाँ थे आप? पापा मुझसे मिलाने क्यों नहीं लाए आपको? वो अपने नन्हे हाथों से उनकी बड़ी दाढ़ी को सहलाता हुआ मासूमियत भरे सवाल कर रहा था। प्रताप जी की आंखों में पानी भर आया था। वो क्या जवाब दें ऐसे मासूम सवालों का जिनके जवाब उनके नाजुक जहन को समझ नहीं आएंगे। वो बेटा मैं आपको प्यार सा गिफ्ट दूंगा, उसी में इतना वक्त लग गया। वो उनके ख्याल में जो आया कह दिया। साहिल सब देख रहा था, उसे भी अब बात करनी थी। उसने बाहर इंस्पेक्टर शुक्ला को बुला लिया था। ध्रुव वो बाहें फैलाता हुआ बोला, पापा। वो उससे लिपट गया। कैसा है मेरा बेटा? आपसे गुस्सा? पर क्यों, कहाँ थे आप? अरे आपके पापा अपने पापा को लेने गए थे ना। उसने झटपट से बाट पलट दी। वो भी बच्चा था, वो बहल गया। कुछ देर बाद उसे जिसका डर था उसने इधर उधर देखने के बाद वही सवाल पूछा और राधिका आंटी। साहिल की कमज़ोर नब्ज़ ध्रुव के नन्हे हाथों से दब चुकी थी। तब तक वो इस सवाल से नज़र चुरा चुका था। बाबा हम हॉस्पिटल के बाहर वाले गार्डन में चलते हैं, राधिका बेटी भी वहीं आएंगी कुछ देर में। महेश काका ने जैसे तैसे उसे मनाया तो वो उनके साथ बाहर जाने को राज़ी हो गया। निकलते वक्त साहिल ने उनका आंखों से आभार व्यक्त किया। साहिल अब प्रताप जी के पास बढ़ा और दोबारा उनसे गले मिलकर रो पड़ा। गम और माहौल ही ऐसा था जो बार बार आंखें नम कर जाता था। कुछ देर बाद शुक्ला जी के आने पर उन्होंने बयान के तौर पर सिलसिलेवार सब बताना शुरू किया। पापा आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, हर जगह हर इलाके में, पूरी मुंबई छान मारी थी मैंने। साहिल ने कहा, पर जहाँ देखना था शायद वही जगह नज़रअंदाज हो गई। क्या मतलब? मतलब जिस दिन रितिका का सच सामने आया था तुम घर पर नहीं थे और वो रिपोर्ट्स वाला पार्सल मेरे हाथों लग गया, तब रितिका बौखला गई थी। वो किसी भी तरह इस सच से तुम्हें दूर रखना चाहती थी। वो हर रिश्ते का लिहाज भूल चुकी थी और मुझे हमारे इन नौकरों के हाथों मिलकर बेहोश किया। फिर मुझे कोई खबर नहीं कि वो मुझे कहाँ से कहाँ ले गई थी, पर मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को एक अंधेरी जगह में कैद पाया। मैंने वहाँ से निकलने के लिए बहुत दरवाजे पीटे
पर बाहर जैसे सब बहरे हो चुके थे। ऐसे ही 3-4 दिन तक भूख और प्यास से मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तब उसके किसी नौकर ने मेरी सुध ली और मुझे पानी पिलाकर होश में लाया गया। तब रितिका ने अपना असली चेहरा मुझे दिखाया था। वो मेरे पास आकर बोली, ससुर जी खामखाई अपनी जान जोखिम में डाल दिया आपने तो। चैन से रह रहे थे मल्होत्रा विला में, पर नहीं, आपको बुढ़ापे में भी जासूसी की पड़ी थी। क्या ज़रूरत थी साहिल का पार्सल लेने की? लिया भी तो पढ़कर देखने की। आप कुछ जानते भी हैं क्या पढ़ा आपने? एक राज जो साहिल को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। जो राज आपको मालूम है वो आपके साथ ही जाना चाहिए। मैं भौचक्का रह गया था कि वो अगले ही पल मेरी जान ले लेगी, पर वो दोबारा बोली, नहीं, आप जिंदा रहेंगे, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ऐन मौके पर मेरा प्लान ख़राब किया है, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। आप मेरे तब तक बंदी रहेंगे जब तक आपका प्यारा बेटा आपको ढूंढ नहीं लेता। साहिल आता ही होगा मुझे ढूंढने, मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा वो। मैंने ज़ोर से कहा था, या राइट, बट आपके स्वर्ग तक तो कैसे? साहिल सुनकर हैरत में था। साहिल बेटा, तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर गई थी, तब पुणे से कुछ दूरी पर हमने एक फ्लैट लिया था जहाँ मैं पहले अक्सर जाता रहता था, क्योंकि मुझे वहाँ सुकून और एकांत मिलता था। इसलिए उस जगह को मैंने नाम दिया था स्वर्ग। वो मुझे वहीं बंदी बनाकर रख रही थी। पापा, मैं आया था वहीं। बेटा, रितिका होशियारी में तुमसे 4 कदम आगे थी। जब तुम आए उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस जगह तो तुम सबसे पहले पहुंच सकोगे। वो मुझे वहां क्यों रखेगी? तब वो मुझे बेहोशी में ही कहीं और ले गई। ये बात उसने मुझे खुद बताई थी, और जब उसे मालूम हुआ कि तुम एक बार की छानबीन के बाद अब दोबारा यहाँ नहीं लौटोगे, तब उसने मुझे फ्लैट के नीचे बने बेसमेंट में ही कैदी बना लिया। उस तरह कि उसे इन सब का पता कैसे मालूम हुआ? पापा, सब मेरी वजह से। रितिका को एक दिन मैंने ही आपके उस पुणे वाले फ्लैट के बारे में बताया था। वो अफसोस के मारे सिर पीटने लगा। बस उसके बाद से वो मुझे बंदियों की तरह नौकरे के हाथों 2 वक्त की रोटी और पानी डाल देती। वहाँ हर दिन हर घड़ी मैंने तुम्हें याद किया था बेटा। मैं जानता था कि ध्रुव के साथ तुम कैसे रह पाओगे, और किसी दिन तुम्हें रितिका का सच भी पता चल ही जाएगा। तब कैसे संभाल पाओगे खुद को? क्योंकि रितिका यहाँ आकर मुझे तुम्हारे हर दुख की बात बताकर मुझे रोज़ रोज़ नया घाव देती थी, ताकि मैं और तड़पता रहूँ। तुम्हारी चिंता में तुम्हें याद करते करते मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहती। मैं ध्रुव को भी याद करता। बस शुक्र है उस घड़ी का जब मुझे न्यूज़पेपर में तुम्हारी तस्वीर मिली। वो देखकर मैंने इतना वक्त गुजारा था। इंस्पेक्टर शुक्ला सारे बयान लिखवा रहे थे। साहिल प्रताप जी के पैरों के पास बैठा आंसू बहाता रहा। उसकी गलत पसंद और शादी का नतीजा उसके पिता ने भुगता था, जो समय से पहले ही बूढ़े और बुझे हुए से नजर आने लगे थे। उनका छोटा सा परिवार एक झटके में उजड़ चुका था, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रितिका, उसका अतीत और उसका सच था। पापा, आप तो बिल्कुल ठीक थे। फिर वो मेडिसिन, साहिल, रोज़ के दुख और टेंशन की वजह से मुझे पैनिक अटैक आने लगे थे, और मेरी किडनी इन्फेक्शन के बाद से मुझे इंजेक्शन लगवाकर जिंदा रखा गया। वो बुझी आवाज़ में बोले, टू बी कंटिन्यूड।